आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी में उथल पुथल तो ला दी है, ये सच है। 11 लड़के जिनके परिवार पाकिस्तान में थे, लेकिन वो रह रहे थे भारत में, सेटल थे, भारत की नागरिकता लेने ही वाले थे कि शादी करने को पाकिस्तान गए और इसके ठीक बाद कोरोना वायरस आ गया। अब वो पाकिस्तान में ही रह गए हैं। उनके भारत लौट कर आने का सवाल, वीजा मिलने का सवाल संसद तक में उठ गया है, ये एक अलग बात है। लेकिन बात इतनी सी है कि जीवन कितना ठहर गया है, जो जहां है वहीं रह गया है। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। सबका इंतजार खत्म होगा, सब फिर बदलेगा, मुझे तो पूरा यकीन है। आपको है? नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। देश दुनिया से कोरोना से जुड़ी जानकारियां और खबरें आप तक पहुंचाते हैं हम इस पॉडकास्ट के जरिए। जो आपके मन में है सवाल, हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। हम बात करेंगे कि आने वाले त्योहारों में कैसे आपको अपना ध्यान रखना है। पिछले कुछ दिनों में देश में बढ़ रही है ठीक होने वालों की संख्या, हर रोज इन्फेक्शन के मुकाबले। क्या ये एक अच्छा संकेत है? और फिर आपको एक कोरोना वॉरियर से भी मिलवाएंगे। पहले अपडेट। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक साइंटिस्ट और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बासु का आज निधन हो गया। वे कोविड-19 से जूझ रहे थे, 68 वर्ष के थे। केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगाड़ी का कल निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे और पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 57 लाख से ज्यादा मामलों की पहचान हो चुकी है। इससे 91,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वालों की संख्या 2 करोड़ 36 लाख 68 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है। अब तक 9 लाख 81 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक स्थानों पर अपने द्वारा मास्क नहीं पहने जाने पर सबके सामने माफी मांगी है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक यानी 23 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6 करोड़ 74 लाख 36 हजार से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। ये आंकड़ा देश की लगभग 5% आबादी के बराबर है। बिल गेट्स ने कहा है कि लोग घर से काम करने पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और कई कंपनियां कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद भी ये व्यवस्था जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर बड़ी कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर 6 नर्सिंग होम्स और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। 40 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार में 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। रोहतक के एक बड़े समाज सेवा संस्थान में 62 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक साथ एक जगह बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन में संक्रमण की दूसरी लहर की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर चुके हैं। अब खबर है कि ब्रिटेन में सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो 6 महीने तक भी जारी रह सकते हैं। दवा बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन का आखिरी चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। 60,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन टेस्ट किए जाने का प्लान है। ये ट्रायल अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू में हो रहे हैं। और टीवी सीरियल मेरे डैड की दुल्हन की गुनीत सिक्का का किरदार निभा रही श्वेता तिवारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। फिलहाल होम क्वारंटीन है। नई टेस्ट की तकनीक आ गई हैं। मैं आपको कोरोना वायरस को टेस्ट करने की एक तकनीक के बारे में बताती हूँ। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की।
वहां हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों का कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इसमें नाक से लेकर स्वाब का सैंपल नहीं देना होता। ये टेस्ट एक स्नाइफर डॉग की मदद से किया जा रहा है, यानी वो जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कुत्ते सारी चीजें। इस स्नाइफर डॉग को 4 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर रखा गया है, ताकि जल्दी, किफायती और सटीक तरीके से टेस्ट किया जा सके। अगर ये सफल होता है तो कहने ही क्या, है ना? मैं एक और टेक्निक आपको जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में नवरात्रे होंगे, त्योहार शुरू हो जाएंगे और अभी कोरोना वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा है, केंद्र सरकार को भी इसका डर है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। लेकिन क्या इसमें कहीं एक आशंका भी है सरकार को कि आने वाले वक्त में केसेस बढ़ेंगे? इस बात को जानने को हमने बात की जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट और आयुष्मान भारत जैसी सरकार की योजनाओं की प्लानिंग का हिस्सा रहे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। डॉक्टर साहब, देखिए, हम जानते हैं कि देश में कोरोना का संक्रमण हो रहा है। खासतौर से कोरोना और कोविड-19 अब नए क्षेत्रों, नए इलाकों में जा रहा है। इससे बचने के 3 मुख्य तरीके हैं जो अभी उपलब्ध हैं। पहले, लोग मास्क का इस्तेमाल करें जब भी किसी पब्लिक स्पेस पर जाएं, हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज करें, और तीसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। क्योंकि कोरोना के मामले आए हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं देश में, 7 महीने से अधिक हो चुके हैं, और इस दौरान लोगों ने इन तरीकों का पालन किया है। लेकिन काफी बार होता है कि जब नए क्षेत्रों में जा रहा है, लोगों को उसकी आदत नहीं है और उनका पालन नहीं करें वो, तो ऐसे में संभावना रहती है कि संक्रमण तेजी से बढ़ने लगे। दूसरी बात, अब त्योहारों का समय आ रहा है, लोगों को काफी समय इन स्थितियों का पालन करते हुए हो गया है, काफी चीजें खुलती जा रही हैं, तो ऐसे में संभावनाएं है कि एक तो लोग बाहर जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग कम हो सकती है। दूसरी संभावना है कि लोग निश्चित रूप से कुछ थकान महसूस कर रहे होंगे कि इतने समय से मास्क लगा रहे हैं, तो उसमें भी ढिलाई बरत सकते हैं। और त्योहारों के मौकों पर जब लोग बाजारों में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी या मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसमें संभावना है कि कोरोना के केस बढ़ जाएं। दूसरी बात है कि जो देश के कई राज्यों में सीरो सर्वे किए गए हैं, तो उनसे पता चला है कि जितने केसेज टेस्टिंग के माध्यम से पता चलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा, लगभग 20 गुना ज्यादा असिम्प्टोमेटिक केसेज पता ही नहीं चलते। इस बात का संकेत है कि सभी जगह कोरोना फैल रहा है और उसकी जो संख्या है, जितने टेस्ट के माध्यम से पता चलती है, उससे ज्यादा है। तो जब इन सारी बातों को एक साथ देखें कि काफी समय हो गया, लोग थोड़ा ढिलाई बरतने सोच सकते हैं, त्योहार आ रहे हैं तो लोग बाजारों में जाएंगे, इन सब से संभावना रहती है कि कोरोना के केस बढ़ जाएं। इसीलिए जरूरी है कि अभी वह समय है जब हम सब लोग ज्यादा सजग रहें। हमें सोचना है कि हमें पता है कि चाहे जब लॉकडाउन था तब भी कोरोना फैल रहा था, अनलॉक हुआ तब भी कोरोना फैल रहा है, त्योहार आएंगे तब भी कोरोना फैल रहा है। तो हर समय हमें जो साधन हैं कोरोना को रोकने के, उनका पालन करना है। त्योहारों, लोगों से मिलने के मौके पर ये ढिलाई बरत सकते हैं, बल्कि वही वो समय है जब लोगों को इन सारी चीजों का, नियमों का पालन करना है। और इसलिए हमें, सरकार को, सभी व्यक्तियों को और सजग नागरिकों को जरूरत है कि मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि आपकी नाक और मुंह और थोड़ी तक ढक के रहें। उसके अलावा हाथ धोते रहना है, हाथों को साफ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। यही वो समय है और इसी तरह से इससे लड़ाई से जीता जा सकता है, और ये अभी आगे चलनी है। जी, और सर एक चीज और है कि क्या सर्दियां भी आने वाली हैं, तो क्या सर्दियों की वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि केस लोड बढ़ जाएगा? क्या इसका मौसम से कोई लेना देना है? आज से कुछ महीने पहले जब गर्मियां आने वाली थी, तो कहा जा रहा था कि गर्मी में कोरोना चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब सर्दियां आ रही हैं, तो इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यह पहली बार, दुनिया के किसी भी हिस्से में पहली बार सर्दियों का मौसम आएगा और कोरोना है। लेकिन हम एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि जो वायरल और विषाणु वाली बीमारियां होती हैं, फ्लू वगैरह के लक्षण होते हैं वाली बीमारियां होती हैं, ये सब बीमारियां सर्दियों के मौसम में
ज्यादा होती हैं। उसके कई कारण है। मौसम उचित होता है। इसके अलावा इन बीमारियों के लिए ये समय जाना जाता है। उनको लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं, मौसम होता है, बाहर जाते हैं, तो इन सब वजहों से ऐसी बीमारियां सर्दियों के मौसम में फैलती हैं। कोरोना के बारे में इसका ऐसा कोई अनुभव अब तक है नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि चूंकि ये भी एक वायरल बीमारी है तो यह भी वही पैटर्न फॉलो करेगा जो अन्य बीमारियां करती हैं। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। मुख्य बात होती है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो तापमान के अलावा उस समय त्योहारों का भी मौसम होता है। और जो बातें मैंने पहले कही कि त्योहारों के मौसम में लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, सर्दियों की वजह से खांसी जुकाम ज्यादा रहता है, तो बिल्कुल संभावना है कि कोरोना के केस उस समय ज्यादा आने लगे। लेकिन एक तीसरी और भी बात है, अभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता जा रहा है और खास तौर से टेस्टिंग को सुधार किया जा रहा है, तो उसकी वजह से केसेज भी ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा, तो उस वजह से भी हमें उन पर नजर रहेगी। लेकिन बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है। हम जो जानते हैं कि इसको कैसे रोकना है, उन तरीकों का पालन करें और उसके बाद काफी कुछ रोकथाम होगी और नए तरीके पता चलेंगे। हमें इससे लड़ना है और साथ मिलकर लड़ना है, कोई भी मौसम हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, त्योहार का मजा तभी आएगा जब आप अपनी सुरक्षा भी रखेंगे। याद रखें, मास्क पहनना है, बाजार जाएं तब, या किसी भी परिवार वाले से मिलें, रिश्ते नातेदारों से मिलें, दोस्तों से मिलें, तब भी हमेशा मास्क पहनें। और अब आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ते कोरोना के मामले और बढ़ती दुविधा, आंकड़ों की उलझन। आदमी आंकड़ा हो गया है, 55 लाख है। या तो वो सक्रिय मामला है, या संक्रमित है, या ठीक होने वाला है, या मरने वाला है। यही आदमी की पहचान है। नाम खो रहे हैं। आंकड़े कुछ दिनों से ये कह रहे हैं कि ठीक होने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन डेली केसेस में कमी आई है। इसके क्या माने हैं? क्या कोरोना वायरस को हम मात दे रहे हैं? क्या इसे गिरावट माना जाए? तो इन सब की जानकारी तो मिलेगी दीपू राय के पास। इंडिया टुडे ग्रुप में है, कोरोना के आंकड़ों पर बढ़िया पकड़ रखते हैं। जी दीपू। देखिए, जिस तरह से डेली केसेस, नंबर ऑफ केसेस अगर देखें तो टोटल इंडिया में 56,46,000 के आसपास है। और ओवरऑल जो एडिशन हुआ है 24 घंटे में, उसमें अगर हम देखें तो 83,347 केसेस ऐड हुए हैं, यानी कि पिछले दिन के मुकाबले करीब 1.5% ज्यादा केसेस। तो उसमें अगर आप देखें तो इस बीच जो रिकवरी के केसेस हैं वो टोटल केसेस से ज्यादा हुए हैं। अगर आप बात करें पिछले 24 घंटे में 79,746 केसेस। ठीक उससे भी पहले अगर जाएं तो जो टोटल रिकवरी थी वो 1 लाख से ऊपर थी, यानी कि 1,01,448 लोग रिकवर हुए थे अगर हम 48 घंटे पीछे और चले जाए तो। और जबकि टोटल केसेस जो एड हुए थे वो 75,000 के आसपास थे। तो एक जो पिछले 4 या 5 दिनों से कहें तो जो नंबर ऑफ रिकवरी है वो लगातार केसेस, जो नए केसेस हैं उनसे ज्यादा हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जिसका कि इंतजार था कि कब ऐसा होगा जब हमारे टोटल केसेस, जो रिसेंट डेली के केसेस हैं, वो उनसे रिकवरी ज्यादा होने लगे। यानी कि जितने लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं रिपोर्ट करके और या घर पे क्वारंटाइन होके, यानी कुल मिला के सरकार को जो रिपोर्ट कर रहे हैं केसेस के बारे में, उससे ज्यादा लोग वापस जा रहे हैं ठीक होकर के या 14 दिन का अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके। तो ये एक जो बैलेंस था, हमेशा ऐसा होता था कि जो लोग एडिशन में आते थे, यानी कि जो कोरोना रिपोर्ट करते थे, उनसे बहुत कम लोग रिकवर में जा रहे थे। लेकिन अब ये बैलेंस डेली का मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज तो नो डाउट सब हमेशा से रिकवरी ज्यादा रही है केसेस के मुकाबले। जहां आपकी 45 लाख के आसपास कहा जाए कि रिकवरी रही है, वहीं पे आप देखिए कि करीब 9,68,000 पिछले 24 घंटे में नए एक्टिव केसेज हुए हैं। तो नो डाउट टोटल की नहीं, लेकिन अगर हम डे बाय डे का करें तो उसमें 5-6 दिनों से रिकवरी नए केसेस के मुकाबले ज्यादा रही है और ये एक वाकई बढ़िया ट्रेंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात डेथ्स में है। चूंकि डेथ्स में वजह यह है कि लगातार बढ़ते जाने का, क्योंकि 1,000 से लगातार ऊपर है डेथ्स के नंबर, वो थोड़ा कम नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि
17 सितंबर के बाद से ही 1132 लोगों की डेथ हुई थी, फिर 1174, फिर 1247, थोड़ा सा कम होते होते अभी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है कल, बल्कि एक तरह से कहा जाए 21 सितंबर को तो उसमें 1130 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन दोबारा 22 सितंबर को बढ़ गया, फिर करीब वो 1053 हो गया, 23 सितंबर को और बढ़ गया, 1085 लोगों की डेथ हुई। तो ये बढ़ इसलिए रहा है कि जब भी जिन लोगों की डेथ होती है, मान के चला जाता है कि 14 दिनों का एक लैग पीरियड होता है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हैं उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अगर सिचुएशन बहुत बुरी रही, 3 से 4% लोगों की जो होती है आमतौर पर वो वेंटिलेटर पे गए, तो वहां पर इस पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन रिपोर्ट हुई उसी दिन डेथ हो जाए। तो लेकिन सरकार जब आपको रेशियो बताती है फर्टिलिटी का, तो उसी दिन के डेथ को उसी दिन के केसेस से कंपेयर कर देती है, जो कि ठीक नहीं है। जैसा हम लोग पहले भी बताते रहे कि ऐसे 14 डेथ का नंबर 14 दिन पहले का एवरेज लेना चाहिए। तो अभी इसलिए डेथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिकवरी अगर आप देख लीजिए कि नए केसेस से ज्यादा हो रही है, तो और डेथ बढ़ती जा रही है। तो इसका रीजन है कि ये पहले के बीमार लोग हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों की डेथ हो रही है, और ये बात जरूर है। लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि पॉजिटिव नोट्स तो है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की बात अभी नहीं है, क्योंकि हमारे केसेज 83,000 रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। उनका क्या होता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि एक एक सिटीजन की डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 83,347 लोग जो 23 सितंबर को रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से कितने की हालत क्रिटिकल है, और ये नंबर अगर कंट्रोल में आता गया, तो ये इससे अंकुश अगर लगता गया कि इसको और ज्यादा जितना नजदीक नीचे ला सके, तो ज्यादा एक पॉजिटिव संकेत सही मायने में होगा। ये थे दीपू राय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और अब वो जो मैं आपको बताने वाली थी टेस्टिंग की एक और तकनीक के बारे में। अब कई स्थानों पर देखिए स्कूल खुल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए नाक से स्वाब लेना थोड़ा सा कठिन काम होता है। ऐसे में तो क्या किया जाएगा, उनको नमक के पानी के गरारे कराए जाएंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखा होगा कि इससे पहले बच्चे ने ब्रश ना किया हो, नाश्ता ना किया हो, दूध ना पिया हो। और कनाडा में अभी इस पर काम चल रहा है। जल्दी ही ये तकनीक आ जाएगी तो काफी सुविधा हो जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कैसे हम धीरे धीरे इस वायरस से निपटने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बस कुछ प्रार्थनाएं चाहिए और कुछ हौसला। सबसे ज्यादा हौसला तो हमें कोरोना से लड़ने वाले लोग देते हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स। आज हम आपको इसी कड़ी में एक डॉक्टर से मिलवाएंगे। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई के डॉक्टर हैं संदीप गोरे। वे इमरजेंसी सर्विसेज के हेड हैं। आइए उनसे हमारी साथी खुशबू की बातचीत सुनते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो रहता है किसी भी हॉस्पिटल का एक अहम हिस्सा रहता है, और ये कोरोना की महामारी में इसका रोल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द पेशेंट। तो यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हमें कोविड एंड नॉन कोविड केसेस एक दूसरे से अलग करना पड़ता है, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। तो हमारा रोल इसमें मल्टीपल है ये कोविड महामारी में। किसी एक तो पेशेंट को सेग्रेगेट करना, नॉन कोविड पेशेंट को अलग से इमरजेंसी केयर करना, फिर कोविड पेशेंट को इमरजेंसी केयर लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देना। एट द सेम टाइम हमें खुद को इन्फेक्शन को बचाना या हमारे स्टाफ को बचाना, और जाते हुए ये बीमारी हमें घर को भी नहीं लेके जानी। तो हम जो है 3-4 फ्रंट पे एट अ टाइम काम करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और इसीलिए मेरा कहना है कि इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का रोल काफी अहम है इस कोविड केयर में। तो इनिशियली जब हमने कोविड मार्च में हमने पहला केस डायग्नोज किया 15 मार्च को कोविड का हमारे अस्पताल में, तब हमारा पहला क्राइटेरिया था कि पेशेंट के सिम्टम्स, जिसको भी खांसी का बुखार रहेगा, उनको हम अलग कर रहे थे, एंड जिनको ये सिम्टम नहीं है उसको अलग अलग सेपरेट। ये क्लिनिकल क्राइटेरिया था। बाद में हमें 15-20 या 1 महीने में हमें ऐसा रियलाइज हुआ
कि कोविड कभी कभी डिसेप्टिव प्रेजेंटेशन भी लेके आता है। मतलब कभी कभी वो पैरालिसिस का अटैक लेके आता है, कभी कभी हार्ट अटैक लेके आता है, कभी कभी फिट्स यानी कि अपस्मार लेके आता है, कभी कभी सीवियर एब्डोमिनल का पेन लेके भी आता है, या जो भी तो हमने बाद में हमारा क्राइटेरिया और मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या किया है कि हमने सीटी स्कैन का स्क्रीनिंग भी शुरू किया है। तो क्लिनिकल सेग्रीगेशन अलॉन्ग विथ यूज ऑफ सीटी स्कैन चेस्ट, अब जो हम फेफड़ों का सीटी स्कैन करते हैं, ये दोनों जब से हमने यूटिलाइज करना शुरू किया है तब से हमने पिछले 6 महीने में कोविड एंड नॉन कोविड बहुत ही अच्छी तरह से हमने सेग्रेट किया है। और मुझे अभिमान पूर्वक ये कहने की आपको कहते हुए आपको अभिमान हो लगता है कि हमने पिछले 6 महीने में एक भी कोविड पेशेंट नॉन कोविड एरिया में नहीं जाने दिया है इस क्राइटेरिया इस्तेमाल करके। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर ये कोविड से पूरा टेंशन से मतलब माहौल भरा हुआ है, तो एक सीनियर डॉक्टर इंचार्ज होने के रूप में आप अपने स्टाफ और पेशेंट्स के लिए एम्पैथी कैसे बनाए रखते हैं? हाँ, तो ये जैसे कि ये कोविड की महामारी जिस तरह से ये फैली हुई है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं काफी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं कि कैसा रहता है कि एक तो पेशेंट को कोविड नॉन कोविड सेपरेट करके दोनों को भी ट्रीटमेंट देना, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देना। मतलब हम ऐसा नहीं करते कि अरे खाली कोविड पेशेंट को ट्रीट करना, जब कोविड के चलते हुए हमें नॉन कोविड पेशेंट को भी अच्छी तरह से केयर करना है और कोविड पेशेंट को भी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देना है। ओके, उनके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी नौबत आ जाती है कि हमारे पास बेड नहीं रहते हैं, हाँ, तो हमें उस पेशेंट को स्टेबलाइज करके दूसरे हॉस्पिटल में भेजने की नौबत आती है। एंड एट द सेम टाइम खुद को ये सब चीजों से रिलेटिव से बात करना या और ये महामारी से खुद को बचाना, ये काफी इमोशनली एग्जॉस्टिव एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो इसकी वजह से और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो कलीग रहता है वो भी बीमार कोविड को खत्म होता है, ऐसा हुआ है 1-2 बार। तो ऐसे टाइम में पूरा टीम का मॉरल भी बना के रखना काफी जरूरी रहता है। मैं हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ और हर एक को मैं पीरियोडिकली उनसे एक बातचीत करता हूँ, क्योंकि सबका एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो हर एक के साथ काउंसलिंग करना, हर एक के साथ बातें करना, उनके कुछ प्रेशर रहेगा तो उसे दूर करना, अगर कोई बर्नआउट लगता है तो उसे 3-4 दिन का छुट्टी देना, ये सब चीजें करते हुए, या उनका और भी कुछ रहेगा या फैमिली में किसी इश्यूज रहेंगे तो वो भी हमें काउंसलिंग करके सॉर्ट आउट करना, ये सब चीजें करते हुए हमने हमारी टीम का मॉरल पिछले 6 महीने से बना के रख दिया है। जी डॉक्टर, ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि आप पेशेंट की सेफ्टी और उनके मोरल को कैसे लिफ्ट अप करके रखते हैं, तो ये तो सेफ्टी हो गई पेशेंट्स की, तो इसके साथ साथ आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं? हाँ, ये देखिए आपका बहुत ही अहम सवाल है। देखिए कोई भी डॉक्टर या कोई भी पैरामेडिक जो भी कोई भी काम करता है ना, उसको खुद से ज्यादा अपने फैमिली की फिक्र रहती है, किसी को भी। हम हमारे फैमिली के ज्यादा केयर करते हैं, खुद से ज्यादा। तो ये बीमारी में बहुत ही हमारा रिस्पॉन्सिबल रोल कि चलो हम सर्व करें, हम कोविड पेशेंट को ट्रीट करें, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करें, लोगों की जान बचाए, बट एट द सेम टाइम हमें हमारे फैमिली को इस डिसीज से बचा के भी रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट इज योर स्ट्रेंथ। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हम पूरी तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं साइंटिफिक तरीके से, हर एक पेशेंट को जब एग्जामिन कर देते हैं और जब हमारा ड्यूटी खत्म होता है तो सारी पीपी हम निकालते हैं, एक बात लेते हैं और घर जाते ही पहले फिर से एक बार बात लेते हैं एंड देन हम फैमिली में थोड़ा सा मिक्सअप होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम अलग रूम में ही बैठना पसंद करते हैं। ऐसे टाइम में ज्यादा मिक्सअप फैमिली से नहीं होना, क्योंकि और जैसे भी अगर किसी को कुछ सिम्टम आते हैं तो हम किसी भी स्टाफ को कुछ सिम्टम आते हैं तो उनका हम इमीडिएटली कोविड टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया तो अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं, अगर नहीं आया तो वी कैन कंटिन्यू द वर्क। इन दिस स्ट्रेटेजी से हम पिछले 6 महीने से मोस्ट ऑफ अस हैज प्रोटेक्टेड आवरसेल्फ एज वेल एज आवर फैमिलीज इन दिस ये पैंडेमिक। हमें इनिशियली स्ट्रेस आया था कि यार हम ये सब चीजें हमारे यहाँ मैनेज कर पाएंगे क्या, सब कोप अप कर पाएंगे क्या, एंड इससे खुद को अगर इन्फेक्शन होगा तो हम खुद बचेंगे क्या या बाकी पेशेंट को हम बचा पाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे क्योंकि ये डिसीज बिल्कुल नया था और इनिशियल 1 महीना काफी तनावपूर्ण था, बट जैसे जैसे हमारे हाथों से पेशेंट ठीक होके घर जाने लगे वैसे वैसे हमारा तनाव कम होते गया। और अभी कैसा है कि जो तनाव की जो वजह थी कोविड, उसमें ही हमें हमारा जवाब मिल गया कि हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक होके घर जाने लगे, तब हमारा तनाव धीरे धीरे अब हम कॉन्फिडेंट है कि हम कोविड के पेशेंट बचा सकते हैं, अगर हमारे किसी कलीग को भी कोविड हुआ तो भी हम उसको भी बचा सकते हैं। तो
जो पेशेंट का आउटकम है हमारे यहाँ का, जो हम पेशेंट जो हमारे ठीक होके घर जा रहे हैं, इस वजह से हमारा जो तनाव है ऑटोमेटिकली कम होते गया है। मीनवाइल हमने तनाव दूर करने के लिए दोस्तों के साथ बातें करना, या स्कूल के फ्रेंड के साथ बातें करना, या कॉलेज के फ्रेंड के साथ बीच बीच में बातें करना, या कुछ हमारा हॉबी रहता है जैसे सिंगिंग, गिटार, ये भी स्ट्रेस बूस्टर की तरह हमने यूज किया है। तो ये सब चीजें करके हमने हमारे तनाव को कोप अप किया है। एंड अभी मुझे लगता है कि हमारा कोई भी टीम मेंबर तनाव में नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसका इलाज भी हमें पता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो तनाव की सिचुएशन पहले थी वो अभी हमारे है। तनाव तो रहता है, क्योंकि कभी कभी आपका कलीग होता है, कभी कभी आपका ओवरवर्क हो जाता है, ऐसे छोटे मोटे तनाव है, लेकिन इनिशियली जो तनाव था वो तनाव अब नहीं रहा, हम कोप अप कर चुके हैं। डॉक्टर साहब को हमारी ओर से ढेर सारी बेस्ट विशेज और बहुत सारा शुक्रिया। अब जाने का वक्त है। आज खबरों की शुरुआत मैंने 2 बुरी खबरों के साथ की थी। थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन दुख के ये लम्हे, ये दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप बस अपना ख्याल रखिए, घर की साफ सफाई कर लीजिए, त्योहार आने वाले हैं, मगर मौसम बदल रहा है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। जरा सी भी गड़बड़ लगे तो नो लापरवाही, और हाँ, मास्क जरूर। स्टे सेफ, बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।